हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जैसा कि आप लोगों को वीकली करंट अफेयर्स एडू अंकुरन के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि इंडिया स्पेसिफिक और झारखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का संग्रह रहता है। एमसीक्यू के फॉर्म में आप लोग को प्रोवाइड कराया जाता है। एक सप्ताह में आप लोग जो भी पढ़ाई किए हैं करंट अफेयर्स, उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आपके सामने रखा जाता है। तो आप लोग देखिए कि कितना आप लोग सही कर पाते हैं, आपका करंट अफेयर्स कितना स्ट्रांग है। वो इस तरह के वीडियो से आप लोग चेक कर सकते हैं। ये आपके उत्पाद सिपाही, जेटेट, जेपीएससी, माध्यमिक आचार्य या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही है। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिल सके। आइए आज की इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। इंडिया करंट अफेयर्स से जो एमसीक्यूज इस वीक के बन सकते हैं वो आपके सामने रखा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, भारत और मलेशिया के संयुक्त कार्य समूह की तीसरी बैठक किस विषय पर हुई? आप लोग जो भी हिंदी मीडियम से करते हैं तैयारी, हिंदी में देखिए। जो इंग्लिश मीडियम से तैयारी करते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं कि व्हाट वाज द थीम ऑफ द थर्ड मीटिंग ऑफ द इंडिया मलेशिया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप। ठीक है, इसका आपके ये ऑप्शंस हैं। पेन और पेपर लेके बैठिए और देखिए कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन फिर से एक बार बोल रहा हूं कि भारत और मलेशिया के संयुक्त कार्य समूह की तीसरी बैठक किस विषय पर हुई? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आतंकवाद विरोधी और अंतरराष्ट्रीय अपराध, काउंटर टेररिज्म और इंटरनेशनल क्राइम के बीच को लेके संयुक्त बैठक हुई है। किसके किसके बीच हुई है? तो भारत और मलेशिया के बीच हुई है। इसका कुछ डिटेल्स आपको बतला दिया जा रहा है कि भारत और मलेशिया के बीच सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए ये तीसरी ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का बैठक का आयोजन कहां हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो भारत का जो पक्ष रखा था वो डॉक्टर विनोद बहाड़े, जो कि संयुक्त सचिव हैं, आतंकवाद विरोधी विदेश मंत्रालय ने किया था। और मलेशिया के पक्ष से जो नेतृत्व किया था वो मोहम्मद अजलान बिन रजाली थे। ठीक है, डॉक्टर विनोद बहाड़े इंडियन फॉरेन सर्विस के हैं और मतलब कि उधर से भी जो आए थे मलेशिया की तरफ से मोहम्मद अजलान बिन रजाली थे। ठीक है, अच्छा, मुख्य चर्चा के जो बिंदु थे, जिस पॉइंट पे डिस्कस किया गया कि दोनों देश आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हैं, आतंकवादियों द्वारा नई और उभरती प्रौद्योगिकी जो है के कारण का जो दुरुपयोग हो रहा है, आतंकवाद का जो टेरर फाइनेंसिंग होता है या फिर अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराधों के बीच जो लिंक होता है, उसके ऊपर चर्चा किया गया है। सूचनाओं के समय पर साझाकरण और कानून प्रवर्तन परीक्षण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग पर जोर दिया गया है। मतलब कि हर तरह का इंफॉर्मेशन, टेरर फंडिंग या फिर फाइनेंसिंग, ये सब कुछ भी अगर होता है तो वही सबको लेके बैठक हुआ है। किसके किसके बीच? मलेशिया और इंडिया के बीच। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत ने किस कंपनी की मिराई फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल का परीक्षण शुरू किया है? मिराई क्या होता है? मिराई का मतलब, मिराई एक जापानीज टर्मिनोलॉजी हो गया। जापान में बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आप लोग सुनिएगा, जैसे कि मैं तो कुछ प्रोजेक्ट पे काम किया हूं वहां। काइजन इफेक्ट, काइजन मतलब कि रेगुलर जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसी तरह से मिराई क्या है? मिराई का मतलब भी होता है सक्सेस। ठीक है, फ्यूचर, फ्यूचर हो गया, उससे संबंधित होता है। ठीक है, मिराई। तो मिराई फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल का परीक्षण भारत का कौन सा कंपनी शुरू किया है? इंडिया स्टार्टेड पायलट टेस्टिंग ऑफ मिराई एफसीईवी, मतलब कि फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑफ विच कंपनी? तो ये आपके ऑप्शन है, होंडा, हुंडई, टोयोटा या फिर टाटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोयोटा। टोयोटा जो है वो कंपनी आपको मिराई फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल का परीक्षण शुरू किया है। ठीक है, इसका कुछ डिटेल्स को देख लीजिए। केंद्रीय मंत्री जो है प्रहलाद जोशी ने पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया और इसका ट्रायल का ड्यूरेशन जो है वो 2 साल का अवधि तक यह फील्ड ट्रायल आयोजित किया जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया से बिजली पैदा कर सकती है यह कार। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके इमिशन के रूप में केवल पानी, वेपर निकलेगा। ठीक है, हालिया पायलट प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारतीय सड़कों, धूल, गर्मी और ट्रैफिक की स्थिति में इस तकनीक की प्रभावशीलता की जांच करना है। तो इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। अच्छा, कुछ अदर इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर जो है, टोयोटा मोटर जो है
वो इसका टेस्ट कर रहा है। आप लोग जानते हैं व्हीकल का नाम है पड़ेगा मिराई। मिराई का मतलब होता है फ्यूचर इन जापानीज, ठीक है, तो इसको दिमाग में रखना है। टेक्नोलॉजी कौन सा यूज हो रहा है, तो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करती है। आप लोग से पूछ देगा कि अभी मिराई नाम का जो व्हीकल निकलने वाला है वो कौन सा कंपनी इस पायलट प्रोजेक्ट को कर रहा है, तो कौन कर रहा है, टोयोटा कर रहा है, ठीक है। किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, तो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज कर रहा है जो ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करती है, ठीक है। अब इंप्लीमेंट करने वाला जो एजेंसी है यह पायलट प्रोजेक्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी और टोयोटा के सहयोग से चलाया जा रहा है। टारगेट क्या है, यह भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जो कि 2047 तक ऊर्जा को आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य का समर्थन करती है। देखिए हम लोग डीजल में, पेट्रोल में, क्रूड ऑयल में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, साथ ही साथ मतलब कि बाहर से बहुत सारा तेल आयात करते हैं इंडिया में, और साथ ही साथ जो तेल जो बर्न होता है उससे जो मतलब कि क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है उससे पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो रहा है। तो उस सब को से ओवरकम करने के लिए इस तरह का पायलट प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग ध्यान देते हैं क्या, कि एक बार अगर टैंक फुल हो जाता है ना तो लगभग 650 किलोमीटर का रेंज देता है ये, और इसे रिफिल करने में 5 मिनट से भी कम समय लगता है। तो ये सारा कुछ डिटेल्स है इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ेंगे। जनगणना 2027 के लिए कितने बजट को मंजूरी दी गई है, हाउ मच बजट हैज बीन अप्रूव्ड फॉर सेंसस 2027 इन इंडिया। तो ये आपके ऑप्शन है, आप लोग देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। करेक्ट आंसर मैं बता रहा हूं आपको, ऑप्शन नंबर सी 11,718 करोड़ रुपए का बजट को मंजूरी दिया गया है जनगणना 2027 के लिए, ठीक है। कौन कौन सा अप्रूव्ड बजट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027 के लिए 11,718 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है, और जिसमें कि डिजिटल जनगणना होने की बात है। भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना होगी जिसमें मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा, ठीक है, और ये 2 चरणों में होगी। इसमें पहला मकानों की सूची तैयार किया जाएगा और जनसंख्या का गणना होगा। तो अप्रैल सितंबर 2026 जो है उसमें मकानों की सूची तैयार की जाएगी। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि सभी घर के बाहर एक हरा कलर का मतलब कि क्या उसको बोलते हैं, एक बोर्ड टाइप का छोटा सा, सभी नगर पालिका के द्वारा, नगर परिषद के द्वारा, वो मतलब कि क्या बोल रहे हैं उसको, कांटी ठोक रहा है लोग सब कोई, तो उसको दिमाग में रखिएगा अभी कि सबका होगा अभी, ठीक है। और जनसंख्या जनगणना फरवरी 2027 तक पूरा किया जाएगा। जातिगत जनगणना की भी बात की जा रही है। आजादी के बाद पहली बार इस जनगणना में जातिगत डेटा भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज कराया जाएगा। और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है कि भारत की 16वीं जनगणना और आजादी के बाद 8वीं जनगणना है ये, ठीक है। यह गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा आयोजित की जाती है, ठीक है। रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये सब कराया जा रहा है। तो जनगणना 2027 का टारगेट है, इसको दिमाग में आप लोग को रखना है। चलिए आगे बढ़े। वोरेयूर कॉटन साड़ी और थुयमल्ली चावल किस राज्य से संबंधित हैं जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग का मतलब आप लोग जानते हैं, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन दिया जाता है। जिस क्षेत्र के लिए मशहूर कोई चीज होता है ना उसको जीआई टैग दिया जाता है। तो वोरेयूर कॉटन साड़ी और थुयमल्ली चावल को जीआई टैग दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है वो किस राज्य से संबंधित है। ये आपके ऑप्शन है, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटका, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु को दिया गया है। तमिलनाडु से संबंधित है वोरेयूर कॉटन साड़ी और थुयमल्ली चावल। इसका डिटेल को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि तमिलनाडु को दिसंबर 2025 में 5 नए उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। वरायूर कॉटन साड़ी जो तिरुचिरापल्ली जिले के एक पारंपरिक हथकरघा साड़ी है जो अपनी महीन बुनाई और कोरवई बॉर्डर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और फिर दूसरा क्या है, थोयमल्ली राइस। इस नाम का अर्थ है शुद्ध चमेली। यह एक पारंपरिक जैविक चावल की किस्म है जो अपनी मोती जैसी चमक के लिए जानी जाती है, ठीक है। और 3 जो अन्य उत्पाद हैं जिसमें कि कवंदपी नट्टू सरकई, ठीक है, माने कि इरोड का गुड़ पाउडर
और नमक्कल मकल्ली पाथीरंगल, ठीक है, स्पोस्टोन के बर्तन और कलचट्टी के बारे में, अंबा समुद्रम चोपू समान, लकड़ी का चोपू मतलब कि समान है, ठीक है, लकड़ी का खिलौना। कुल संख्या तमिलनाडु के पास अभी 74 जीआई टैग है और उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज्यादा 77, ठीक है, सबसे ज्यादा जीआई टैग उत्तर प्रदेश के सामानों को मिला है, उसके बाद फिर तमिलनाडु को। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। अब ज्योग्राफिकल जो होता है जीआई टैग होता है, वो किसी उत्पाद का बाजार मूल्य बढ़ाने, उसकी सांस्कृतिक एवं पारंपरिक विरासत को संरक्षित करने तथा उससे जुड़े स्थानीय समुदायों को हितों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। आगे है, जीआई टैग प्राप्त होने से संबंधित उत्पाद को विशेष अधिकार, एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं, जिससे उसके क्षेत्रीय नाम के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। यह मान्यता ग्रामीण आजीविका को समर्थन देती है, क्योंकि इससे उत्पाद की प्रीमियम मूल्य और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान मिलती है। भारत में जो जीआई टैग है वो अधिनियम 1999 के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। और ठीक है, इसको दिमाग में रखना है। कौन किसके किसके अंतर्गत दिया जाता है? भौगोलिक संकेतक वस्तु पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 के अंतर्गत आपको जीआई टैग दिया जाता है। भारत का पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग चाय को प्रदान किया गया था। दार्जिलिंग टी को सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था। क्वेश्चन आपको पूछ देगा, ठीक है। ये सब चीज को आप लोग दिमाग में रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो। चलिए आगे है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2025 कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 2025 ऑब्जर्व्ड? तो ये आपके ऑप्शंस हैं 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर या फिर 16 दिसंबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिसंबर को, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग मतलब कि इसमें लगाना है आप लोग को कि जैसे अगर पूछ दिया कि ऊर्जा दिवस जो है, यहाँ पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वो किसके अंतर्गत आता है, जो मनाया जाता है तो किसके अंदर मनाया जाता है? तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, जो कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। और सिग्निफिकेंस क्या है? यह ऊर्जा दक्षता संरक्षण में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है। यह दिवस पहली बार 1991 में मनाया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड के विजेताओं को सम्मानित किया। और 2025 में ऊर्जा बचाने के व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक नई पुरस्कार श्रेणी शुरू की गई है, ठीक है, कि सेव एनर्जी सिक्योर फ्यूचर, ये थीम था, ऊर्जा बचाओ और भविष्य को सुरक्षित करो। तो ये सारा डिटेल्स है, इसको देखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की पहली बैठक में कितनी राशि की योजना को मंजूरी मिली है? सबसे पहले तो मखाना बोर्ड है कहाँ? मखाना आप लोग दाल मखानी वाला मखाना जानते हैं, ठीक है, मखाना को फ्राई करके बहुत सारे लोग उपवास करते हैं तो उसमें भी खाते हैं, ठीक है, खीर उर में भी डाल के खाया जाता है। मखाना बहुत अच्छा जानते हैं और ये बिहार का सबसे फेमस चीज है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की पहली बैठक में कितनी राशि को योजना को मंजूरी मिली है? तो ये आपके ऑप्शन है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 476 करोड़ को मंजूरी मिला है। आपको हम बतला दें कि राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का मुख्यालय जो है पूर्णिया बिहार में है, ठीक है। ये जो योजना है मखाना क्षेत्र का विकास के लिए 6 वर्ष के लिए इसको मंजूरी मिली है, 2025-26 से लेके 2030-31 के लिए लागू किया जाएगा। बैठक का अध्यक्षता जो है वो कृषि एवं विकास किसान कल्याण विभाग के सचिव जो है डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने किया है, ठीक है। और इस बजट का उपयोग अनुसंधान में मतलब रिसर्च में, उच्च गुणवत्ता वाले बीज उत्पादन, आधुनिक प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा, ठीक है। और सीड सप्लाई कैसे करेगा? यह निर्णय लिया गया है कि बिहार के संस्थान और सभी राज्यों के बीज आवश्यकताओं को पूरी करेगा। कौन कौन? SAU सौबर और CAU समस्तीपुर, ये सीड सप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 75वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर मैं आपको बतला रहा हूं, करेक्ट आंसर है 15 दिसंबर को मनाई जाती है। 15 दिसंबर 2025 को पुण्यतिथि मनाया गया। जो 75वां 75th पुण्यतिथि था, उनका निधन हुआ था 15 दिसंबर को। उन्होंने
उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, हम लोग सबको जानते हैं। आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ठीक है, उन्होंने 562 रियायतों को, रियासत जो थे, प्रिंसली स्टेट जो थे, उसको भारत में एकीकृत किया था। ठीक है, और उनको जो है ना पैट्रन सेंट ऑफ सिविल सर्वेंट भी माना जाता है, भारतीय सिविल सेवकों का संरक्षक भी, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं का नींव यही रखे थे, ऑल इंडिया सर्विसेज का, जिसमें लोग आईएएस आईपीएस बन रहे हैं ना, इसका नींव यही रखे थे। और इनको 1928 के बाद बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको दिमाग में रखेंगे। इनका उपनाम में बहुत सारा है, आयरन मैन भी कहते हैं, यूनिफायर ऑफ इंडिया कहते हैं, और बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहते हैं। जिस तरह जर्मनी में था ना बिस्मार्क, जो ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी रखता था, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी, ठीक है, लौह और रक्त की पॉलिसी रखता था बिस्मार्क। उसी तरह से इनको इंडिया का बिस्मार्क कहा जाता है। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ये सब दिमाग में आप लोग रखिएगा। जन्म इनका 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था, निधन 15 दिसंबर 1950 में हुआ। भारत के पहले होम मिनिस्टर और डिप्टी पीएम थे ये। भारत रत्न 1991 में इनको मिला था मरणोपरांत। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो 182 मीटर का गुजरात में बना है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये सब चीज आप लोग दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ें। बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में किस भारतीय बैंक को एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का अवार्ड दिया गया है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ बड़ौदा को दिया गया है। आपको ये भी बता दें, बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। तो पहला कौन सा है? एसबीआई है। ठीक है, ये सारा कुछ डिटेल्स है, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ें। हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किस ऐतिहासिक शासक के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जो है वो जारी किया है? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डाक टिकट देखिए निकाला जाता है किसी न किसी के सम्मान में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम्राट पेरुम्बी दुगु मुथैयर। ठीक है, सम्राट पेरुम्बी दुगु मुथैयर। थोड़ा नाम स्पेल करने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़ी हस्ती थे ये। ठीक है, इनके बारे में इनका देखिए ये इमेज आप लोग देख लीजिए। आप लोग अगर चेन्नई उन्ने गए होंगे तो इस तरह का आपको स्टैचू मिला होगा चौराहे में कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। सम्मानित व्यक्ति जो हैं पेरुम्बी दुगु मुथैयर, जिनको सुवर्ण मारन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति इनक्लेव में एक डाक टिकट इनके नाम का जारी किया है। इनके बारे में जान लीजिए कि 8वीं शताब्दी के एक महान योद्धा और शासक थे, जिन्होंने तंजावुर जो तमिलनाडु था उस अभी का पर शासन किया था। वंश, वे मुथैयर वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। महत्व, उन्होंने पल्लव राजाओं के साथ मिलकर कई युद्ध जीते थे। उन्हें तंजावुर का शेर भी कहा जाता है। अच्छा, अब यह डाक टिकट है ना, उनकी वीरता, शासन कौशल और भारतीय संस्कृति में उनके योगदान को याद करने के लिए जारी किया है। तो इसको दिमाग में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कोपरा जलाशय को किस राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है? देखिए, रामसर साइट घोषित किया जाता है, तो कोपरा जलाशय है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है ये किस राज्य में है? उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने राजस्थान के सिलीरेखा लेक और छत्तीसगढ़ के कोपरा रिजर्वायर को रामसर वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में घोषित किया है। ठीक है, अच्छा, कुछ जानकारी आपको बता दिया जाए कि वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इंडिया का पहला रामसर साइट चिल्का झील, ऑब्वियस है कि जो उड़ीसा में है, और केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। 1981 में इन लोगों को रामसर साइट के नाम पे नॉमिनेट किया गया था, शामिल किया गया था। सबसे बड़ा रामसर साइट जो है ना, वो सुंदरबन वेटलैंड है जो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, और सबसे छोटा रामसर साइट जो है वो रेणुका लेक है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अच्छा, वेम्बुनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो है, दोनों का क्षेत्रफल लगभग 1 किलोमीटर स्क्वायर के है। तो ये सब चीज को आप लोग दिमाग में रखिएगा। और एक चीज और है कि भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहाँ है? तो तमिलनाडु में है।
और उसके बाद फिर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। भारत में कुल 96 रामसर साइट्स हैं, इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। राजकुमार गोयल ने किस पद की शपथ ली है? ये आपके ऑप्शन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल या फिर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में राजकुमार गोयल, यहां पर आप ये इमेज देख रहे हैं जो महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा ये मतलब कि शपथ दिलाया जा रहा है इनको। ठीक है, तो राजकुमार गोयल जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं उनके बारे में यहाँ पर कुछ डिटेल्स है, इसको आप लोग पॉज करके देखिएगा, और क्योंकि ये सब कुछ आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट महादेवा किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट महादेवा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इसका भव्य पहल का शुभारंभ किया है। इसमें क्या है कि ग्लोबल फुटबॉल आइकन जो लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के पूर्व खिलाड़ी लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, भारतीय दिग्गज सुनील छेत्री और कप्तान राहुल भेके इसमें उपस्थित थे। प्रोजेक्ट का लक्ष्य क्या है, प्राइमरी गोल क्या है? मुख्यमंत्री के अनुसार इसका उद्देश्य 13 साल से कम उम्र की फुटबॉल प्रतिभाओं को पहचान करना और उन्हें उच्च गुणवत्ता का खिलाड़ी बनाना है। इसके लिए प्रोजेक्ट महादेवा शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये सारा डिटेल्स है, इसको आप लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। एडीबी ने चेन्नई मेट्रो फेज 2 के लिए कितने डॉलर का ऋण मंजूर किया है? ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 240 मिलियन डॉलर एबीडी ने चेन्नई मेट्रो के लिए मंजूर किया है, 240 मिलियन डॉलर। थोड़ा सा आप इसका डिटेल्स देख लीजिए कि इसके लिए आपका जो मेट्रो बनने वाला है ना, वो चेन्नई मेट्रो रेल निवेश परियोजना की दूसरी किस्त है, सेकेंड किस्त आपको मिल रहा है। इसमें 240 मिलियन का लोन एबीडी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, वो 780 मिलियन की मल्टी ट्रेंच फाइनेंसिंग सुविधा का हिस्सा है, जिसमें 2022 में मंजूरी दी गई थी। पहली किस्त जो है वो 350 मिलियन दिए जा चुके हैं। ठीक है, यह फंड जो है ना मेट्रो लाइन 3, 4 और 5 के प्रमुख हिस्सों के लिए निर्माण में मदद करेगा, और इसके तहत 20 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड और अंडरग्राउंड कॉरिडोर और 18 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। तो ये सारा चीज है, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। किसके द्वारा फंडिंग है? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा मिल रहा है चेन्नई मेट्रो को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक का कुछ डिटेल आप लोग रख लीजिए कि हेडक्वार्टर क्या है, मंडायुयोंग सिटी फिलीपींस में है। ठीक है, 19 दिसंबर 1966 को इसको फॉर्म किया गया था। प्रेसिडेंट का नाम है मसातो कांडा। ठीक है, और 69 कंट्रीज इसका मेंबर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर मैं बतला देता हूं, संगीता बरूरा पिशारोती, ये आपको प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, ये इनका इमेज है और इनका जो भी डिटेल्स है यहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड कर दिया गया है। इसको पॉज करके देखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। आगे बढ़ रहे हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली है। ठीक है, पत्रकारों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पत्रकारों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा करना, प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, उसकी रक्षा करना, मीडिया संबंधित मुद्दों पर संवाद और विमर्श के लिए मंच प्रदान करना, पत्रकारों के लिए नेटवर्किंग, प्रशिक्षण और सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बारे में ये सारी जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर मैं आपको बतला रहा हूं, साई जाधव। यहां पर आप देखिए, ये है साई जाधव, जो कि लेफ्टिनेंट साई जाधव इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पहली महिला ऑफिसर है। 23 वर्षीय हैं ये। ठीक है, और पहली महिला अधिकारी बनी है। 93 साल का रिकॉर्ड टूटा। आईएमए की स्थापना 1932 में हुई थी और 93 वर्षों में
67,000 से अधिक पुरुष कैडेट्स निकले हैं, लेकिन साई जाधव पहली महिला है जिन्होंने यहाँ से ट्रेनिंग पूरी की है। ये सारा चीज है, इसका डिटेल्स आपके सामने है, इसको पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। सीडैक द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, क्या नाम रखा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव 64 नाम रखा गया है। ठीक है, ध्रुव 64, इसका नाम है वेगा AS2161, इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, डेवलप किया गया है सीडैक के द्वारा। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने इसे डिजिटल इंडिया RISC-V DIR प्रोग्राम के तहत बनाया है। तकनीकी विशेषता क्या है कि 1.0 गीगाहर्ट्ज की स्पीड वाला प्रोसेसर है और 64 बिट की क्षमता रखता है। यह एक डुअल कोर प्रोसेसर है। ठीक है, आर्किटेक्चर है ओपन सोर्स है, ये ओपन है, RISC-V 64G इंट्रोडक्शन सेट पर आधारित है। महत्व क्या है? यह भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता को दर्शाता है। इससे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए विदेशी कंपनियों जैसे इंटेल AMD पर निर्भरता कम होगी। है कि जितना भी सेमीकंडक्टर रहता है, प्रोसेसर रहता है, जैसे हम ही लोग आप लोग को जो कंप्यूटर से रिकॉर्ड करके दे रहे हैं, इंटेल का ही इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है। तो ये एक तरह का प्रोसेसर बनाने की कोशिश किया जा रहा है जिसका ध्रुव नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत का पहला योग और आयुर्वेदिक आधारित क्लस्टर सेंटर किसे घोषित किया गया है? ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर मैं आपको बतला रहा हूं, करेक्ट आंसर पतंजलि यूनिवर्सिटी है। ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत का पहला योग और आयुर्वेदिक आधारित क्लस्टर सेंटर, ठीक है, ये पतंजलि विश्वविद्यालय को भारत का पहला योग एवं आयुर्वेदिक आधारित क्लस्टर सेंटर घोषित किया गया है। ठीक है, जो सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा संचालित रहेगा। ठीक है, ये सारा इसमें डिटेल्स है, इसको आप लोग देखिएगा, पॉज करके पढ़िएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी देश बन गया है? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा है। ठीक है, काहे कि टॉप 3 देश में सबसे पहला यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, दूसरा में चाइना है और तीसरा में इंडिया है। ठीक है, इसमें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा ये लिस्ट जारी किया गया है जिसमें कि 3rd रैंक दिया गया है इंडिया को। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला देश कौन सा है? सबसे पहला USA है, दूसरा चाइना है और तीसरा इंडिया है। इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे। आगे बढ़ रहे हैं। WHO का दूसरा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में WHO का दूसरा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। ये आपके कुछ ऑप्शंस हैं, मतलब ये आपके कुछ डिटेल्स हैं कि 19 दिसंबर 2025 को ये आयोजित हुआ है भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। ठीक है, और इसका आयोजक कौन था? तो WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है उसके द्वारा ज्वाइंटली इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आदि जगत गुरु श्री शिवरात्रेश्वर शिवयोगी महास्वामी जी की 1066वीं जयंती का उद्घाटन किसने किया? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण अवसर जो दिसंबर 2025 में उनकी 1066वीं जयंती थी और ये मैसूर कर्नाटका स्थित प्रसिद्ध सत्तूर मठ के संस्थापक थे। योगदान क्या रहा? उन्होंने लगभग 1000 साल पहले कायका, इसको वर्क, और दसोहा यानी कि सर्विस के दर्शन को बढ़ावा दिया था। ठीक है, उनका उद्देश्य शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से समाज का कल्याण करना था। अच्छा, सत्तूर मठ का प्रभाव क्या है? यह मठ JSS महाविद्यापीठ जैसी संस्थाओं के माध्यम से पूरी दुनिया में 300 से अधिक शैक्षणिक संस्थान चलाता है। और समारोह का केंद्र क्या है? मुख्य कार्यक्रम कर्नाटका के सत्तूर गांव में आयोजित किया जाता है जहां लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। तो ये सारा डिटेल्स है, इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे। अब आइए झारखंड स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स है वो आपके सामने रखा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
28 दिसंबर 2025 से 10 जनवरी 2026 तक महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का आयोजन किया जाएगा। ये इसके कुछ डिटेल्स हैं, जो कि हॉकी लीग का मुकाबला 28 दिसंबर से 10 जनवरी तक खेले जाएंगे और सब मैच जो है मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विमोचित उपन्यास ख्वाब या हकीकत के लेखक कौन है? ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद साबिर अंसारी। ठीक है, ये आपको साबिर अंसारी की फोटो देख रहे हैं। लेखक साबिर अंसारी रांची के मारवाड़ी कॉलेज के उर्दू विभाग के फैकल्टी मेंबर हैं। और भी कुछ जो डिटेल्स है, ये इनका दूसरा उपन्यास था। ठीक है, और मतलब ये सारा डिटेल्स को आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का विजेता बना, कौन बना है? ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। झारखंड बना है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबले में 18 दिसंबर 2025 को कप्तान ईशान किशन के नेतृत्व में झारखंड ने हरियाणा को 69 रनों से पराजित कर पहली बार यह खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ठीक है, ये जो मैच है वो मैन ऑफ द मैच जो उसमें फाइनल में ईशान किशन, जो 49 गेंद में 101 रन की शानदार पारी खेली थी। ठीक है, इसमें नगद पुरस्कार झारखंड राज्य क्रिकेट संघ ने ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए 2 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पूरे टीम के लिए यह पैसा मिला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रांची में आयोजित किए गए 2 दिवसीय राष्ट्रीय खनन सम्मेलन स्ट्रैटम 2025 का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया गया? ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड के द्वारा किया गया 2 दिवसीय राष्ट्रीय खनन सम्मेलन स्ट्रैटम। ठीक है, तो ये जो इवेंट है इसकी कुछ जानकारी है, ये आपके सामने रखा गया है। रांची में 2 दिनों का नेशनल माइनिंग कॉन्फ्रेंस स्ट्रैटम आयोजित किया गया 15 और 16 दिसंबर को। ठीक है, कोर थीम क्या था? पहले दिन का फोकस था स्ट्रैटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन, रिसोर्स एक्विजिशन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे रहा। ठीक है, तो ये सारा डिटेल्स है, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। अच्छा, एनटीपीसी लिमिटेड का जो इस्टेब्लिशमेंट डे है इसको जरूर से याद रखिएगा, 7 नवंबर 1975 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? ये आपके ऑप्शंस हैं। मनोज कुमार गुप्ता, एमएस सोनक, संगम कुमार साहू या मोहम्मद मुश्ताक, कौन होंगे? करेक्ट आंसर है एमएस सोनक बनेंगे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, झारखंड हाईकोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस जो हैं तरलोक सिंह चौहान, जो 8 जनवरी को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। नए चीफ जस्टिस जो हैं एमएस सोनक, महेश शरद चंद्र सोनक, वर्तमान में मुंबई हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, इनको नियुक्त किया जाएगा। ये इनका फोटो है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, अब झारखंड हाई कोर्ट की स्थापना से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ था। कौन से अधिनियम के तहत हुआ था? बिहार पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 18 दिसंबर 2025 को झारखंड आंदोलन के भीष्म पितामह तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक विनोद बिहारी महतो की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 34वीं 34th पुण्यतिथि इनको मनाया गया है। ये सारा कुछ डिटेल्स है। 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक थे। ठीक है, एक भारतीय वकील थे, राजनेता थे। कौन? विनोद बिहारी महतो। ठीक है, 1980, 1985, 1990 में बिहार विधानसभा में 3 बार सदस्य रहे हैं। 1991 में गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। 1972 में विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, ए.के. राय ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। संगठन में विनोद बिहारी महतो को संस्थापक अध्यक्ष तथा शिबू सोरेन को सचिव बनाया गया था। तो ये सारा डिटेल्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने निम्न में से किस अधिनियम को स्वीकृति प्रदान की है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गिग वर्कर्स जो है पंजीकरण एवं कल्याण अधिनियम 2025 को स्वीकृति मिली है। इसका कुछ डिटेल्स है। गिग वर्कर्स इन इंडिया देखिए, फूड डिलीवरी हो गया, राइड हेलिंग ड्राइवर हो गया, फ्रीलांसर हो गया, होम सर्विस वर्कर हो गया, इन लोगों के लिए भी कुछ
अधिनियम पास किए गए हैं। इस अधिनियम के दायरे में जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, अमेजन कैब चालक हो गया और अखबार हॉकर सहित लगभग 50,000 श्रमिक आएंगे। कानून का उल्लंघन करने पर एग्रीगेटर्स पर 50,000 से 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है। गिग श्रमिकों के पंजीकरण और कल्याण के लिए गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। इन लोगों को ये सुविधा प्रदान किया जाएगा जैसे दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य सुविधा, मातृत्व लाभ, न्यूनतम पारिश्रमिक, शिक्षा सहायता, वृद्धावस्था सुविधा। देखिए गिग वर्किंग जो है ना, आज के समय इंडिया में सबसे बड़ा वर्कफोर्स है, सबसे ज्यादा जो मैन पावर है ना अभी गिग वर्कर्स का ही है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, उन लोगों के लिए एक अधिनियम को गठित किया गया है। तो ये सारा कुछ इसका डिटेल्स है, इसको आप लोग देखिएगा। आगे है रांची स्थित बड़ा तालाब स्वामी विवेकानंद स्मृति उद्घाटन तथा बिरसा मुंडा की प्रतिमा के शिल्पकार कौन थे? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम वी सुतार ये थे। ये आपको फोटो आपको दिख रहा है, इसमें आप लोग देखिएगा। इनका निधन हुआ है। सुतार 100 वर्ष की आयु में 18 दिसंबर 2025 को नोएडा में इनका निधन हुआ। उनका जन्म 19 फरवरी 1925 में हुआ था। इन्होंने ही गुजरात में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन तैयार किया था। तो ये सारा कुछ डिटेल्स है। इनको पद्म भूषण, पद्मश्री से सम्मानित ऑलरेडी किया जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा किसानों के हित में कौन सी नई पहल या योजना शुरू की गई है? ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धान खरीदी अभियान योजना। पिछले वीडियो में भी इसको बतलाया गया था। ये सारा कुछ डिटेल्स है, इसका पॉज करके इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड सरकार द्वारा हाल ही में वनाधिकार पट्टों फॉरेस्ट राइट्स टाइटल्स के डिजिटल निष्पादन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तरंग पोर्टल नाम दिया गया है। झारखंड सरकार द्वारा वनाधिकार पट्टों के लिए, फॉरेस्ट राइट्स के टाइटल के लिए, डिजिटल निष्पादन के लिए तरंग पोर्टल नाम मतलब तरंग पोर्टल शुरू किया गया है। ठीक है, तरंग का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट नेटवर्किंग एंड गवर्नेंस। ठीक है, मुख्य उद्देश्य वनाधिकार अधिनियम है। ठीक है, आदिवासियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के दावों को निपटारे की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाएगा, इसका मुख्य उद्देश्य है। और भी सारा कुछ डिटेल्स है जिसको आप लोग देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो यहीं तक का है आज का। आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। इसी तरह से देखिए तैयारी करते रहिए, करंट अफेयर्स को मजबूत करते रहिए। वीडियो पसंद आता है ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी डाउट्स है या फिर जो भी आपके सजेशंस है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और अपनी राय बतलाइए। चलिए आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।